डेली पीसीएस जीके के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, भारत में व्यापार में सुगमता सूचकांक यानी ईओडीबी किस निकाय के द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शंस थे ए नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर डी श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी। दरअसल हाल ही में वित्त मंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ मिलकर बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान यानी BRAP 2020 पर आधारित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी ईओडीबी रैंकिंग जारी की है। ईओडीबी यानी व्यापार में सुगमता सूचकांक की बात करें तो इसे वर्ष 2014 से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु उन 7 राज्यों में शामिल है जिन्होंने टॉप अचीवर्स में स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना है। BRAP के तहत राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करना एवं राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाना जिससे सहयोगी तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके। इसके मापदंड विश्व बैंक के ईओडीबी मानदंडों जैसे निर्माण परमिट, श्रम विनियमन, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुंच, भूमि की उपलब्धता और एकल खिड़की प्रणाली पर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिसार सैन्य हवाई अड्डा किस देश में अवस्थित है। आपके विकल्प हैं ए अफगानिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी ताजिकिस्तान या फिर डी तुर्कमेनिस्तान। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी ताजिकिस्तान। दरअसल हाल ही में भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने ताजिकिस्तान गणराज्य के ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। गिसार सैन्य हवाई अड्डा ताजिकिस्तान गणराज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। गिसार सैन्य हवाई अड्डे की बात करें तो ये ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर है। ये आइनी एयरबेस के नाम से मशहूर है। माना जाता है कि ये भारत का पहला विदेशी अड्डा है जिसे लगभग 2 दशकों से ताजिकिस्तान के साथ भारत द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वुलर झील के लिए मुख्य जल स्रोत का कार्य करती है। झेलम नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी या फिर चिनाब नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए झेलम नदी। वुलर झील की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसके पानी का स्रोत झेलम नदी है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। वुलर झील का आकार मौसमी रूप से बदलता रहता है जो 30 से 260 वर्ग किलोमीटर तक भिन्न हो सकता है। ये झील 49 भारतीय आर्द्रभूमि में से एक है जिसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है। ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, सी नीति आयोग या फिर डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 के दौरान शुद्ध गैर निष्पादित संपत्ति यानी NNPA अनुपात में कमी आई है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की बात करें तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। इसके तहत RBI वित्तीय प्रणाली पर 5 अलग अलग प्रकार के जोखिमों जैसे वैश्विक, वित्तीय, व्यापक आर्थिक, संस्थागत और सामान्य का आकलन करता है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक NPA अनुपात मार्च 2021 में 7.4% से मार्च 2022 में 6 साल के निचले स्तर यानी 5.9% पर पहुंच गया है, लेकिन फिनटेक के चलते नए तरह के जोखिम बने हुए हैं। NPA पर नजर डालें तो NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जिनके मूलधन या ब्याज का अनुसूचित भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि से बकाया होता है। शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी NNPA वह राशि है जो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से प्रोविजन अमाउंट की कटौती के बाद प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, एक देश दो प्रणाली यानी वन कंट्री टू सिस्टम्स किस देश से संबंधित है। भारत, इजराइल, फ्रांस या फिर चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। दरअसल हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हांगकांग के
एक देश दो प्रणाली शासन फॉर्मूले का समर्थन किया है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। एक देश दो प्रणाली नीति की बात करें तो इसे डेंग शियाओपिंग ने वर्ष 1970 के आसपास प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य चीन और ताइवान को एकजुट करना था। दरअसल 1 जुलाई 1997 को हांगकांग और 1999 में मकाओ को चीन ने विशेष प्रशासनिक क्षेत्र घोषित कर इस प्रणाली का भागीदार बना दिया। इसके तहत इन देशों की अपनी मुद्राएं, आर्थिक और कानूनी प्रणालियां होंगी, लेकिन रक्षा तथा विदेशी कूटनीति चीन द्वारा तय की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ए. टी राजा कुमार, बी. डॉक्टर मार्कस प्लेयर, सी. क्रिस्टलिना जॉर्जीवा या फिर डी. डेविड मालपास। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, टी राजा कुमार। दरअसल हाल ही में सिंगापुर के टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह FATF के पूर्व प्रमुख डॉक्टर मार्कस प्लायर की जगह लेंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के गठन की बात करें तो इसका गठन जुलाई 1989 में पेरिस में हुए G7 समिट में किया गया था। इसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना है, इसलिए इसे ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग भी कहते हैं। वर्तमान में इसमें कुल 39 सदस्य देश हैं। साथ ही 2 क्षेत्रीय संगठन यानी यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं। भारत 2010 से इसका सदस्य देश रहा है। इसका मुख्यालय पेरिस में OECD के मुख्यालय में है। FATF की 2 सूचियां हैं। पहली ग्रे लिस्ट, इसके मुताबिक जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की इस लिस्ट में डाला जाता है। ग्रे लिस्ट एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है कि उस देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इसकी दूसरी लिस्ट है ब्लैक लिस्ट। इसमें उन देशों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनको FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में असहयोगी मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने राज्य आधारित पक्षियों की रेड लिस्ट जारी करने की बात कही है? ए. उत्तराखंड, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. केरल या फिर डी. राजस्थान। तो सही आंसर है विकल्प सी। दरअसल केरल पक्षियों की क्षेत्र विशिष्ट रेड लिस्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य होगा। केरल कृषि विश्वविद्यालय और बर्ड काउंट इंडिया के नेतृत्व में केरल बर्ड मॉनिटरिंग कलेक्टिव क्षेत्रीय रेड लिस्ट जारी करेगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। IUCN की बात करें तो इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ये वर्ष 1948 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। ये निकाय प्रकृति के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है। रेड लिस्ट पर नजर डालें तो IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। ये लिस्ट प्रजातियों की परास, जनसंख्या आकार, आवास और पारिस्थितिकी, उपयोग या व्यापार, खतरों और संरक्षण कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। IUCN प्रजातियों को 9 श्रेणियों में विभाजित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रविड़ शैली मंदिर वास्तुकला से संबंधित है ऊंचा गोपुरम, मंदिर प्रांगण में जलाशय का निर्माण, प्राकार यानी 4 दीवारी या फिर उपर्युक्त सभी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दरअसल इस वर्ष 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में किया जाएगा। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। ये मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्वितीय उदाहरण है। द्रविड़ शैली मंदिर वास्तुकला पर नजर डालें तो इस शैली के मंदिर दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में ये 18वीं शताब्दी तक बनी रही। इस शैली में प्रमुखतया पल्लवकालीन मामल्लपुरम रथ मंदिर, चोलकालीन तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, विजयनगर मंदिर तथा नायक शासकों द्वारा निर्मित मंदिर प्रमुख हैं। द्रविड़ शैली की विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताओं में शामिल है प्राकार यानी 4 दीवारी, विशाल गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, पिरामिड नुमा शिखर, अष्टकोण मंदिर संरचना और मंदिर प्रांगण में जलाशय का निर्माण। इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए. भारत, बी. चीन, सी. रूस या फिर डी. कजाकिस्तान। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। हाल ही में राजस्थान के सीकर जिले में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं।
वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो वर्ष 2021 में कजाकिस्तान ने विश्व आपूर्ति का 45% यूरेनियम का उत्पादन किया। इसके बाद नामीबिया 12% और कनाडा 10% उत्पादन के साथ विश्व के बड़े आपूर्तिकर्ता देश रहे। इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। इस संदर्भ में भारत की स्थिति पर नजर डालें तो भारत मुख्यतः यूरेनियम के आयात पर निर्भर है। अब तक भारत के कुछ ही राज्यों में ही यूरेनियम पाया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश और झारखंड के जादूगोड़ा के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है। दरअसल यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 92 है। ये एक रेडियोधर्मी तत्व है और इसके लगभग सभी समस्थानिक अस्थिर हैं। यूरेनियम का उपयोग आमतौर पर विद्युत पैदा करने, परमाणु ऊर्जा, रक्षा उपकरण, दवाओं और फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस निकाय के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी FSIB का गठन किया गया है? ए. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, बी. बैंक बोर्ड ब्यूरो, सी. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI, या फिर डी. भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो को कुछ संशोधनों के साथ वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी FSIB में तब्दील कर दिया। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी FSIB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति के संबंध में एक सलाहकारी निकाय होगा। भानु प्रताप शर्मा को FSIB के प्रारंभिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन 2016 में किया गया था और इसे सभी सार्वजनिक बैंकों के निदेशक मंडल के संपर्क में रहते हुए उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए समुचित रणनीति बनाने का भी दायित्व सौंपा गया था। चलिए बारी है आज के 10वें और अंतिम प्रश्न की। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए. संघीय विधानमंडल, बी. गवर्नर जनरल, सी. प्रांतीय विधानमंडल, या फिर डी. प्रांतीय राज्यपाल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। दरअसल भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया जाना था। इसने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के रूप में विभाजित किया। इस एक्ट में गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गयी, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। इस अधिनियम ने प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना का सुझाव दिया गया, हालांकि ये प्रावधान लागू नहीं हुआ। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। 1858 के अधिनियम के अनुसार स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन US सुप्रीम कोर्ट में प्रथम अश्वेत महिला जज हैं? ए. केतनजी ब्राउन जैक्सन, बी. एमी कोनी बैरेट, सी. लियोनार्डा क्रूगेर, या फिर डी. कैंडिस जैक्सन अकीवुमी। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।